नमस्कार, मैं भारती यादव कथा मंच की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री विजय कुमार जी का एक संवाद भाषाई उठापटक। विजय कुमार जी, जो कि कथा मंच के फाउंडर हैं, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। भाषाई उठापटक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस संवाद के माध्यम से भारत की भाषाई विविधता को वरदान के रूप में किस प्रकार चित्रित किया जा सकता है, ये आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। इन्होंने भाषाओं के संबंध में लोगों में फैली भ्रांतियों के घुंघ को मिटाने का पुरजोर प्रयास किया है। तो प्रस्तुत है विजय कुमार जी की ही आवाज में उनका संवाद भाषाई उठापटक। नमस्ते, मैं विजय कुमार कथा मंच की ओर से साइन इन कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक ज्वलंत मुद्दे पे बातचीत करना चाहता हूँ और वो मुद्दा विविधता है। ये कोई ज्वलंत नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर कुछ विमर्श किया जाए। भारत विविधताओं का देश है। भारत को गांव का देश भी कहा जाता है। यहाँ विविधता गांव-गांव में, शहर-शहर में बसती है। विविधता भारत के लिए बोझ नहीं बल्कि एक जागीर है। यूं समझे कि विविधता से भारत को एक अनोखी पहचान मिली है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इतनी विविधताएं हैं। यहाँ पर कई ऋतुएं हैं। 6 ऋतु तो यहाँ पे के आंगन में खेला करती हैं। इसके अलावा यहाँ के लैंडस्केप, यहाँ के भूगोल को देखा जाए तो विविधता से भरा पड़ा है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में सागर है, पश्चिम में रेगिस्तान है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, 7 बहनें आदि हैं, और भारत के हृदय में नीलगिरी पर्वत, पंचमेढ़ मरी और कई ऐसी अनोखी अलग अलग भौगोलिक अवस्थाएं हैं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। इसे कई भाषाओं का देश कहा जाता है। भाषाओं के मामले में इतना धनी देश शायद ही कोई है। एक ग्रियर्सन सर्वे के अनुसार भारत में 1632 भाषाएं बोली जाती हैं। जब ये बात कही जाती है कि 1632 भाषाएं बोली जाती हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं इतनी भाषाएं नहीं बोली जाती, कुछ तो बोलियां हैं। लेकिन ये भाषा और बोली के विवाद पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। भाषा और बोली, अगर भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितनी भी बोलियां हैं उसमें भाषा के सारे गुण मौजूद हैं, और सभी बोलियां तथाकथित भाषा के सारे गुण मौजूद हैं, क्योंकि भाषा हमने लेबल कर दिया है। कुछ बोलियों को हमने भाषा कह दिया। जैसे मुख्य धारा की भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषाएं जो मुख्य धारा में कही जाती हैं, उसमें जितने भी तत्व होते हैं भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उतने ही तत्व उसमें भी पाए जाते हैं, और कुछ भाषाओं में अलग तत्व पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते। लेकिन सभी भाषाएं अपने आप में धनी है, संपन्न है हर मायने में, और कुछ में अनोखापन है। हर एक भाषाओं में अलग अलग तरह के अनोखापन महसूस की जाती है। ये भाषा बोली का विवाद अगर देखा जाए तो बहुत पुराने समय से, अगर इतिहास को देखा जाए तो बहुत पुराने समय से इसे अनुभव किया जा सकता है। कौन सी बोलियां भाषा बनी, क्यों बनी, किन परिस्थितियों में बनी, इस पर सोचने और विचार करने की जरूरत है।
जब स्वतंत्रता आंदोलन था तब मुख्य धारा की कुछ भाषाएं जो दिल्ली के आसपास केंद्रित थी, जिसमें हिंदी प्रमुख है, वो हमारे राजनेताओं की भाषा बनी और इसका अनुकरण देश के विभिन्न भागों में किया जाने लगा। पत्रकारिता में भी इसी भाषा का जम के प्रयोग हुआ। और अगर देखा जाए तो हिंदी जैसी मुख्य धारा की भाषाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला, आर्थिक संरक्षण मिला और ये बोली से भाषा का स्वरूप लेती चली गई। इसके अलावा कुछ राजनीतिक कारण भी रहे हैं, क्योंकि भाषाओं को संख्या बल के द्वारा दिखाया जाता है। तो जितनी बोलियां हैं, मैथिली, मगधी, अवधी, हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी, सारे बोलियों को ये हिंदी भाषा की परिधि के अंदर लाने की कोशिश की गई, जिससे हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा दिखे और एक प्रमुख भाषा के रूप में उभरे। ये बात होने लगी और हुआ भी ऐसा ही। और अंग्रेजी मुख्य धारा की भाषा अपने दूसरे स्वरूप के कारण बनी। इसमें एक तो संस्कृताइजेशन प्रोसेस था। मतलब संस्कृताइजेशन प्रोसेस का मतलब यह है कि जो इस भाषा को बोलते हैं वो अपने आप को और अन्य भाषा बोलने वाले से ऊपर समझते हैं, और जो इस भाषा को नहीं बोलते वो कोशिश करते हैं इन भाषाओं को सीखने की, इस भाषा अंग्रेजी को सीखने की और उसमें अपने कामकाज करने की और लोगों को दिखाने की। इस प्रक्रिया को सामाजिक शास्त्र के दृष्टिकोण से संस्कृताइजेशन कहा जाता है। तो इस तरह से कई मुख्य धारा की भाषाएं बनी और बोली पिछड़ती चली गई, क्योंकि उसके ऊपर न तो राजनीतिक संरक्षण रहा, न आर्थिक संरक्षण रहा, न उसके प्रकार की व्यवस्था की गई। हालांकि भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा को सरकार प्रश्रय दे, यहाँ तक कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा इन भाषाओं में की जाए, ये संविधान में, भारतीय संविधान में उल्लेखित है। और हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधता, भाषा विविधता को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, उसके नब्ज को समझते थे और वो जानते थे कि विविधता को हम फायदे के रूप में ले सकते हैं। और आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि देश में इतनी भाषाएं बोली जाती, भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती, यह एक तरह से अभिशाप है। लेकिन मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि दुनिया में कई ऐसे शोध हुए हैं जो ये बताते हैं कि जो भी व्यक्ति या बच्चा बहुभाषी है, वो अपनी बात को बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, संक्षेप में रख सकता है। जबकि मोनोलिंगुअल या एक भाषी देश या एक भाषी व्यक्ति इस तरह की क्षमता नहीं रखता। और भी कई बातें जो भाषा के संबंध में बहुत ही जरूरी है। भाषा को हमेशा संवाद के माध्यम के चश्मे से देखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। और भाषा को हमेशा साहित्य के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाता है, यहाँ तक कि भाषा शिक्षण को भी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है।
भाषा एक समग्र चीज है। भाषा के बिना लोग जिंदा नहीं रह सकते। भाषा के अंदर बहुत सारी चीजें समाहित हैं, बहुत ऐसे विषय समाहित हैं। भाषा में गणित है, भाषा में समाजशास्त्र है, भाषा में संस्कृति है, भाषा में राजनीतिक विज्ञान है, भाषा में मनोविज्ञान है, साहित्य है, अन्य जितनी भी तरह की चीज हैं उसे भाषा के माध्यम से ही समझा, परखा, प्रचारित, प्रसारित किया जा सकता है। इसलिए भाषा को सिर्फ साहित्य की परिधि में या संवाद की परिधि में रखना न्यायोचित मेरे विचार से नहीं है। आप लोगों को मैं ये और बताना चाहता हूँ कि भाषा ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कोई भी भाषा का प्रयोग कर देते हैं। भाषा का प्रयोग हम अपने जरूरत के हिसाब से करते हैं। कभी कभी भाषा शोषण का भी उपकरण बन जाता है। जैसे जब हम रिक्शे वाले से, रेल पटरी वाले से या मजदूर से, कामगारों से बात करते हैं तो हम उनकी भाषाओं में बात करने की कोशिश करते हैं। हम उनके साथ अपने आप को खड़े होकर के दिखाना चाहते हैं। हम अब स्थानीय भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं ताकि वो लोग समझें कि ये स्थानीय है और ज्यादा आपका आर्थिक नुकसान न कर सके। वही दूसरी ओर देखा जाता है, जो मजदूर, रिक्शा वाले, कामगार, रेल पटरी वाले हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने से ऊंचे सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर लोगों की भाषाओं का अनुकरण करें। यहाँ तक कि दूसरे राज्य से आए हुए प्रवासी कामगार, मजदूर, वो अपनी क्षेत्र की भाषा का बहुत ही कम प्रयोग करना चाहते हैं जब वो रेडी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया अपने क्षेत्र के भाषा मजदूरों से, कामगारों से, लोगों से उनकी भाषाओं में बात करने में, अपनी भाषा में, अपने गांव की भाषा में बात, लेकिन वो हिंदी में ही बात करते रहे और मैं उनकी भाषा में, अपने गांव की भाषा में बात करता, लेकिन वो कभी अपने भाषा में बात करने की कोशिश नहीं की। पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में भी देखते, जब हम अपने माता पिता से बात करते हैं जो शहर में रहते हैं तो उनसे हिंदी में बात होती है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं नानी से बात करने के लिए तो उनकी भाषा में बात करना चाहते हैं और नानी जो है वो हमसे शहर की भाषा में बात करना चाहती है, हिंदी में बात करना चाहती है। जो मगधी है उसमें नहीं बात करना चाहती, मैथिली में नहीं बातचीत करना चाहती, वो कोशिश करती है कि हिंदी में बात करें। वो अपने आप को मेरे साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, मैं उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। भाषा के संबंध में कई बातें हैं। भाषा को समग्र दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यहाँ तक कि शिक्षण, भाषा शिक्षण को सिर्फ साहित्य के परिधि में बांधना कभी भी न्यायोचित नहीं है मेरे विचार से। भाषा शिक्षण में भाषा की विविधता को समावेशित करने की जरूरत है। साथ ही स्थानीय भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए और भाषा शिक्षण को सिर्फ साहित्य के साथ जोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। साहित्य के साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अन्य विषयों के साथ भी इसे देखने की जरूरत है, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो। सभी में भाषा के बिना
आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भाषा के अंदर ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हमने देखा है जब हम भाषा की बात करते हैं तो लिपि की बात होती है। कोई कहते हैं कि देवनागरी लिपि बहुत अच्छी है, कोई कहते हैं कैथी अच्छी है, कोई कहते हैं पारसी अच्छी है। सब अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कहता हूं लिपि का महत्व है, लेकिन उतना महत्व नहीं। आप बैठ के ध्वनि के आधार पर किसी भी भाषा की लिपि मात्र 10-15 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं। ये उतना महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि आपकी लिपि कितने ध्वनियों को समावेशित समाहित अपने आप में कर सकती है। इसलिए ये लिपि की लड़ाई लोगों को करना छोड़ देना चाहिए। हालांकि लिपि के संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई ऐसी लिपियां हैं जो सामाजिक आर्थिक बोझ को झेलते हुए विलुप्त होती जा रही है। जैसे संथाल भाषा की औलचुकी लिपि है। अब संथाल भाषा में रोमन लिपि का प्रयोग होने लगा है ज्यादातर, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस और वो सारी चीजें, यहाँ तक कि पढ़ना आसान हो गया है, उसका प्रयोग। लेकिन औलचुकी लिपि मुझे लगता है कि संथाल परगना या संथाल राज्य या जिस राज्य में संथाल लोग आते हैं, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और अन्य प्रदेश, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, उन सब में औलचुकी लिपि को बढ़ावा मिलना चाहिए। सिर्फ औलचुकी लिपि की ही बात नहीं था, और भी कई भाषाओं की अपनी लिपियां होंगी, अपनी लिपि होंगी। उन लिपियों को संरक्षित, संवर्धित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं ये भी कहूंगा, कुछ लोगों को कुछ भाषाओं से बहुत ज्यादा परहेज होता है। जैसे भारत में संस्कृत भाषा को बहुत लोग यहाँ तक कि मृत भाषा घोषित करने में जरा सा भी संकोच नहीं करता। यहाँ पर भाषा की आलोचना करने की जरूरत नहीं है। हमें इन भाषाओं में, जिसे मृत भाषा आप घोषित करते हैं या लोग घोषित करते हैं, उनमें क्या अच्छाइयां हैं उसको देखने की जरूरत है। संस्कृत एक बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा है, यह विश्व में स्थापित है। इसके अलावा संस्कृत एक समासिक भाषा है। समासिक भाषा का मतलब ये हुआ कि बहुत ही कम शब्द में पूरे बड़े संवाद को कहा जा सकता है। पूरे पैराग्राफ को कुछ ही शब्दों में बोला जा सकता है। इसलिए इसे सामासिक भाषा भी कहा जाता है। और भी कई तरह की विलक्षण चीजें संस्कृत में पाई जाती हैं। हमें सकारात्मकता की ओर ध्यान देना है और भाषा में प्रतिस्पर्धा लाने की कोशिश नहीं करनी। ये नहीं कहना है कि इसी भाषा से सभी भाषाएं निकली है, या ये अमुक भाषा बहुत अच्छी है, अमुक भाषा बहुत खराब है, या मेरी भाषा जो है वो सबसे अच्छी है, अन्य भाषाएं बहुत ही बेकार है। ये बात सरासर गलत है। सारी भाषाओं में
अनोखापन है। सारी भाषाएं अपने अपने दृष्टिकोण से अच्छी हैं और भाषा को हमें एक समग्र दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, न कि हम बहुत ही संकुचित चश्मे से देखें और उसे सिर्फ साहित्य की परिधि में कैद करें। धन्यवाद दोस्तों। कथा मंच की तरफ से मैं विजय कुमार साइन ऑफ कर रहा हूं। धन्यवाद।